सोनल ने जब मैसेज टोन की आवाज सुनकर मैसेज ओपन किया तो उसे जोरों की हंसी आने लगी थी। सिद्धार्थ उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में ही सोनल से काफी बड़ा था। हमेशा वो सोनल को बोल्ड और ब्रेव बनने के सजेशंस देता था और आज उसे बिजली कड़कने की आवाज सुनकर डर लग रहा है। रियली जितना वो इस बारे में सोच रही थी उतना ही ज्यादा उसे हंसी आ रही थी। आखिर में इसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसने सिद्धार्थ के मैसेज का रिप्लाई किया। रियली तुम्हें डर लग रहा है सिद्धार्थ? ऐसा करो, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। सोने के बाद ना तो तुम्हें बिजली की आवाज सुनाई देगी और ना ही डर लगेगा। इसके बाद अपना फोन एक साइड रखकर सोनल फिर से हंसने लगी। जब वो छोटी थी ना तब उसे भी ऐसे ही तूफानी रातों में बहुत डर लगता था। खासकर बिजली कड़कने की आवाज से तो वो बिल्कुल डर से कांपने लगती थी। लेकिन तब ऐसे वक्त में उसकी मॉम हमेशा उसके साथ रहती थी। उनकी गोद में छिपकर बैठ जाने के बाद उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता था। बाद में उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा था। ऐसी तूफानी रातों में जब उसे डर लगता था ना तो वो नलिनी के पास चली जाती थी। लेकिन उसे कंफर्ट फील कराना तो बहुत दूर की बात है। नलिनी तो उसे अपने रूम में भी घुसने नहीं देती थी। उसे आज भी याद था नलिनी हमेशा उसे डांटते हुए कहा करती थी कि उसे एक दिन अपनी जिंदगी अकेले ही अपने दम पर जीनी है। आखिर वो हर वक्त सोनू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ तो नहीं रह सकती थी ना। नलिनी के हेल्प ना करने पर वो अपनी बहन पायल के साथ उसके रूम में वक्त बिताना चाहती थी। मगर पायल खुद भी तो तब बच्चे ही थी ना। बाकी लड़कियों की तरह उसे भी ऐसी तूफानी रातों में डर लगता था। इसलिए वो ऐसे वक्त में नलिनी के कमरे में ही सोया करती थी। मजबूरन सोनू को हर बार अकेले अपने कमरे में रात बितानी पड़ती थी। ऐसे वक्त पर वो खुद को बेडशीट से कवर करके पिलो के अंदर अपना मुंह छिपा लिया करती थी ताकि बिजली की कड़कने की आवाज ऐसे वक्त में वो खुद को बेडशीट से कवर करके पिलो के अंदर अपना मुंह छिपा लिया करती थी ताकि बिजली के कड़कने की आवाज उसके कानों तक न पहुंचे। हर बार बिजली कड़कने की आवाज के साथ डर के मारे उसे रोना आ जाता था। ऐसे वक्त में उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती थी। अक्सर वो रोते रोते ही सो जाया करती थी। इस वजह से बचपन में बारिश का मौसम उसे जरा भी पसंद नहीं था क्योंकि इस मौसम में ये लगभग रोज की ही बात होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इन सब चीजों की आदत पड़ने लगी और अब उसे शायद ही कभी बादल के गरजने या बिजली के कड़कने से डर लगता था। इनफैक्ट अब तो वो अक्सर जब भी बिजली कड़कती थी ना तो वो बाहर बालकनी में खड़ी होकर उस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाती थी। सोनल ने एक बार फिर से फोन उठाया और सिद्धार्थ के लिए एक क्यूट से इमोजी के साथ गुड नाइट का मैसेज टाइप किया। लेकिन वो उसे सेंड कर पाती उससे पहले ही उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। इस वक्त कौन आ सकता है ये सोचकर सोनल को थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन फिर उसकी हैरानी दूर भी हो गई जब बाहर से सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी। सोनल ओपन द डोर। सोनल एकदम से शॉक्ड हो गई। सिद्धार्थ इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? व्हाट? सोनल ने कंफ्यूज आवाज में पूछा। लेकिन बाहर से इस बार फिर से सिद्धार्थ ने डोर नॉक करते हुए आवाज लगाई, आई सेड ओपन द डोर। सोनल का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा था। इतनी रात को सिद्धार्थ उसे दरवाजा खोलने को क्यों कह रहा है? फिर उसे सिद्धार्थ की मैसेज वाली बात याद आई। अभी अभी तो उसने कहा था ना कि उसे डर लग रहा है, तो क्या वो इसलिए उसके रूम में आया है? ये सोचकर सोनल और भी ज्यादा हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। कल रात जो कुछ भी हुआ था ना वो सब एक पल में ही उसकी आंखों के आगे घूमने लगा था। अगर आज भी उसने ऐसी ही कोई हरकत की तो? दरवाजा ना खोलते देखकर सिद्धार्थ ने एक बार फिर से नॉक कर दिया। सिद्धार्थ क्या चाहिए तुम्हें? सोनल ने अब थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा। पहले दरवाजा खोलो प्लीज, सिद्धार्थ ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सोनल बेडशीट एक साइड करते हुए बेड से नीचे उतरी और धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के पास पहुंची। उसे अब भी घबराहट हो रही थी लेकिन आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को तसल्ली दी और दरवाजा खोल दिया। वो सिद्धार्थ को वहीं से वापस लौटा देना चाहती थी लेकिन जब उसकी नजर सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी तो वो तो जैसे कुछ भी बोलना ही भूल गई। शायद उसने भी अभी अभी शावर लिया था। उसके बाल अभी तक ठीक से सूखे नहीं थे। हमेशा सलीके से बने रहने वाले सिद्धार्थ के बाल इस वक्त किसी छोटे बच्चे के बिखरे हुए बालों की तरह लग रहे थे जिस वजह से वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। सोनल की नजर उसके चेहरे पर से फिसलते हुए उसके हाथों पर चली गई जिसमें उसने एक बड़ा सा पिलो पकड़ रखा था। सोनल एकदम से चौंकते हुए जैसे होश में आ गई। तभी एक बार फिर से बिजली के कड़कने की आवाज आई और इसी के साथ सिद्धार्थ ने उस पिलो में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा, सोनल मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनल हैरानी से मुंह फाड़े सिद्धार्थ को देखती रह गई। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि वही सिद्धार्थ है जिसे वो रोज किसी आर्गन बिजनेसमैन के रूप में देखती है। जिस सिद्धार्थ से सब डरते हैं आज वो बिजली के कड़कने से इतना ज्यादा डर रहा है। यकीन करना मुश्किल था लेकिन शायद यही सच था। कम से कम सिद्धार्थ इस वक्त जिस हाल में उसके सामने खड़ा था उससे तो यही लग रहा था। उसे ऐसे देखकर सोनल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। सोनल ने किसी तरह हिम्मत से काम लेते हुए जवाब दिया, हाँ मैंने कहा था ना सो जाने के बाद तुम्हें डर नहीं लगेगा। लेकिन तभी सिद्धार्थ घबराकर उसके एकदम पास आ गया और सोनल के रूम की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो देखो कैसे जोर जोर से बिजली कड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे अंदर आने दो ना। सोनल ने एक बार खिड़की की तरफ देखा और फिर सिद्धार्थ की तरफ जो अब वाकई किसी छोटे से बच्चे की तरह उससे उसके रूम में आने की परमिशन मांग रहा था। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने साइड से अंदर आते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं समझ गया। तुमने मुझे अंदर आने की परमिशन दे दी है, राइट? मुझे पता था तुम मुझे जरूर अंदर आने दोगी। सोनल ने एकदम से शॉक होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा जो बिना उसकी परमिशन के एकदम आराम से उसके रूम में चला गया था। कल रात की बातें याद करके वो एक बार फिर से नर्वस होने लगी थी। हालांकि आज आलिया ने उसे जो कुछ भी समझाया था उसके बाद उसे भी इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था। पिछली रात जब सिद्धार्थ उसके रूम में आया था ना तब वो नशे में था, इस वजह से वो उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी। लेकिन आज तो वो दोनों ही अपने पूरे होश में थे। सोनल ने अपने दिल को समझाया कि अगर उन दोनों के बीच कल रात जैसा कुछ होता भी है ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। और सिद्धार्थ ने उससे खुद अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा था कि वो इस शादी को एक मौका देना चाहता है और फिर वो खुद भी तो यही चाहती थी। शायद इस तूफानी रात ने ही आज उन दोनों को एक हस्बैंड वाइफ के तौर पर अपनी लाइफ की शुरुआत करने का मौका दिया है। हालांकि सिद्धार्थ को अपने रूम में देखकर उसे अभी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी लेकिन फिर भी उसने 2-3 बार गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और जैसा कि आलिया ने उसे करने को कहा था उसने खुद को भी सिद्धार्थ के साथ रहने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद चुपचाप दरवाजा बंद करके वो खुद भी अंदर आ गई। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार सिद्धार्थ एक बार फिर से सोनल के रूम में घुसने में कामयाब हो गया था। इस वक्त वो इतना खुश था कि वो बता भी नहीं सकता था। आखिरकार पहला स्टेप उसने सक्सेसफुली पार कर लिया था। अब बस उसे किसी तरह सोनल के बेड पर अपने लिए जगह बनानी थी। उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक कर अपने सारे पत्ते खोलता जाएगा। बेड के पास खड़े होते हुए उसने जानबूझकर एकदम से इनोसेंट सा फेस बनाते हुए पूछा, अब सॉरी सोनल, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? सोनल ने बस चुपचाप नाम ही अपना सिर हिला दिया लेकिन मन ही मन उसने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें वाकई मेरी परेशानी की इतनी फिक्र होती ना तो इतनी रात को तुम यूं मेरे रूम में नहीं आए होते। तुम्हें नहीं लगता अब यहाँ तक चले आने के बाद ये सवाल पूछने के लिए काफी देर हो चुकी है? सोनल ने अब थोड़ी कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा,
लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा बेडशीट क्यों चाहिए? वो मैं जमीन पर सोने वाला हूं ना, उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बेडशीट की जरूरत तो पड़ेगी ना। सिद्धार्थ ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल को ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ ने उसे छत से उतारकर सीधे जमीन पर पटक दिया हो। इतनी मुश्किल से उसने खुद को सिद्धार्थ के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए समझाया था। आज जब वो उसके रूम में जबरदस्ती घुसाया था तो वो भी एक्सपेक्ट करने लगी थी कि शायद अब उसे खुद कोई पहल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे क्या पता था उसका ये हस्बैंड इतना बड़ा इडियट है कि वो उसके रूम में आने के बाद बेड की बजाय नीचे जमीन पर सोने की बात करेगा। उसे इस वक्त सिद्धार्थ के ऊपर इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था कि इसी वक्त धक्का मार करना उसे अपने रूम से बाहर निकाल दे। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद आलिया की बातों में आकर वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। हो सकता है सिद्धार्थ के मन में सोनल के लिए ऐसा कुछ हो ही नहीं, वो वाकई बस यहाँ इसलिए आया हो क्योंकि उसे अपने रूम में अकेले डर लग रहा था और सोनल ने कुछ और ही सोच लिया था। एक पल को सोनल को अपनी सोच पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिर कल रात सिद्धार्थ ने भी तो खुद उसके करीब आने की कोशिश की थी। अब वो अलग बात है कि उसने वो सब नशे की हालत में किया था। सोनल अब डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे सिद्धार्थ को उसके साथ बेड पर आकर सोने के लिए कहना चाहिए? सोनल अभी ये सब सोच रही थी कि सिद्धार्थ की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा बेडशीट नहीं है? सोनल ने एक बार अपनी आईब्राउ से कोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और फिर जरा सख्त लहजे में बोली, आयुष श्योर तुम्हें नीचे जमीन पर ही सोना है? इस वक्त सिद्धार्थ की इन वॉइस चीख चीख कर कह रही थी, नहीं नहीं नहीं, कौन कम वक्त नीचे जमीन पर सोना चाहता है? मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे साथ सो सकूं, तुम्हारे पास रह सकूं। प्लीज सोनल, मुझे अपने साथ सोने को कह दो ना। लेकिन अपनी दिल की इस बात को जुबान पर लाने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसने एकदम से बेचारों जैसी शक्ल बनाते हुए जवाब दिया, और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम ही बताओ, और कोई ऑप्शन है? हालांकि ये सब बोलने के बाद वो मन ही मन खुद को गालियां भी दे रहा था। कहीं अगर सचमुच सोनल ने उसे जमीन पर सुला दिया तो रात भर में उसकी कमर अकड़ जाएगी। इतना अच्छा मौका था, अभी वो चाहता तो सोनल से बेड पर सोने की रिक्वेस्ट कर सकता था। क्या पता वो भी वही चाहती हो जो वो खुद चाहता है। अब उसे अपनी बेवकूफी पर तेज गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था? वो कुछ और सोच पाता उससे पहले ही सोनल ने गुस्से में बेड पर से बेडशीट खींची और उसे सिद्धार्थ के ऊपर फेंक दिया। हाँ, है ना दूसरा ऑप्शन, जाकर अपने रूम में सो जाओ। सिद्धार्थ ने जब सोनल को इतने ज्यादा गुस्से में देखा तो वो एकदम से कंफ्यूज हो गया। अरे अचानक से क्या हो गया इसे? बेडशीट सिद्धार्थ के हाथों से टकराकर जमीन पर गिर गई। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो गई? मेरी हेल्प तो करो नीचे बेड बनाने में, मैंने पहले कभी ये काम नहीं किया है, सिद्धार्थ ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सोनल ने एक बार जलती हुई नजरों से उसे पलट कर देखा और बोली, अगर यहाँ सोना है तो अपना बेड भी खुद तैयार कर लो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ। इतना कहकर वो तेजी से कबूत की तरफ बढ़ गई। वहां से उसने एक दूसरी बेडशीट निकाली और वापस अपने बेड पर आ गई। गुस्से में उसने उस बेडशीट से खुद को सिर से लेकर पैर तक कवर कर लिया और सिद्धार्थ की तरफ अपनी पीठ करके लेट गई। उसे इस वक्त सिद्धार्थ के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। कैसा स्टूपिड हस्बैंड मिला मुझे। मैंने क्लियरली सिद्धार्थ को हिंट देते हुए पूछा था कि क्या वो सचमुच नीचे ही सोना चाहता है। डायरेक्टली मैं उसे अपने साथ बेड पर सोने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वैसे तो पूरी दुनिया भर में टॉप क्लास बिजनेसमैन बना फिरता है, हर बात की इतनी नॉलेज रखता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात इसे समझ में नहीं आई। आखिर चाहता क्या है सिद्धार्थ? मैं उसे जाकर कहूँ कि सिद्धार्थ प्लीज चलकर मेरे साथ बेड पर सो जाओ, आई एम अ गर्ल, ओके, और मुझे मेरी लिमिट्स पता है। ठीक है, फिर जमीन पर सोने का बहुत शौक है ना उसे, सोता रहे जमीन पर। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी अपनी जगह पर खड़ा कंफ्यूजन से सोनल की तरफ देख रहा था। उसे तो अभी समझ में नहीं आ रहा था कि सोनल अचानक उससे नाराज क्यों हो गई है। परेशानी में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि कब उसके हाथ से पिलो भी छूटकर जमीन पर जा गिरा था। आज से पहले सोनल ने कभी उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं किया था, ना ही कभी वो उससे इतना ज्यादा नाराज हुई थी। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया था उसने? अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसने उसके बारे में ध्यान से सोचना शुरू किया। सोनल ने उससे पूछा था कि क्या वो सचमुच नीचे सोना चाहता है, और उसके हाँ कहने के बाद वो नाराज हो गई थी। ये याद आती ही सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई थी। इसका मतलब सोनल नहीं चाहती थी कि वो जमीन पर सोए, बल्कि वो भी यही चाहती थी कि वो दोनों साथ में बेड शेयर करें। अरे खुशी के मारे इस वक्त उसका जोर जोर से उछलने का मन कर रहा था। और फिर पिछली रात जब वो सोनल के सामने नशे में होने की एक्टिंग कर रहा था, तभी तो उसने क्लियरली उससे कहा था ना कि वो खुद भी उसके करीब आना चाहती है। अब सोनल के गुस्से का रीजन उसकी समझ में आ चुका था। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई थी। सचमुच वो बहुत स्टूपिड है, हर बार वो खुद अपनी ही बेवकूफी से अपना काम जो खराब कर लेता था। उसने एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर नीचे झुककर बेडशीट और पिलो को वापस उठा लिया। लेकिन अब एक बार मना करने के बाद वो सीधे सीधे तो बेड पर जाकर सो नहीं सकता था ना, इसलिए सोनल को वापस मनाने के लिए वो कोई तरकीब सोचने लगा। उसने एक बार खिड़की की तरफ नजर डाली। बारिश की बूंदें ग्लास विंडो से फिसलती हुई तेजी से नीचे गिर रही थी, जिसकी वजह से बाहर का सारा विजन ब्लर हो रहा था। सिद्धार्थ ने अब किसी छोटे बच्चे की तरह परेशान होकर उसे पुकारा, सोनल सो गई क्या? मगर सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बेवकूफों वाले सवाल कर रहा है ये आदमी? अभी उसे यहाँ इस बेड पर आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे, और फिर जब सिद्धार्थ जैसा आदमी उसके रूम में मौजूद हो तो क्या उसके लिए सो जाना इतना आसान होगा? सिद्धार्थ ने एक बार अपने हाथ में पकड़ी बेडशीट की तरफ एक नजर डाली और फिर एकदम से डिप्रेस्ड और सैड टोन में बोला, सोनल तुम्हें तो पता है ना मुझे ये सब करना नहीं आता। मुझे नहीं पता जमीन पर कैसे बेड लगाते हैं। लगता है आज मुझे इसी बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर सोना पड़ेगा। सोनल सिद्धार्थ की बातें एकदम खामोशी से सुन रही थी। जब उसने उसकी आखिरी लाइन सुनी तो गुस्से और इरिटेशन के कारण उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर कितनी देर तक वो उसके सामने चुप रह सकती थी? सो आखिर में उसने धीरे से जवाब दिया, सिद्धार्थ तुम्हें बस वो बेडशीट जमीन पर फैलानी है, दैट्स इट। बस इतना ही करना है? हाँ, सिद्धार्थ ने एकदम से सरप्राइज होने का नाटक करते हुए पूछा, और इसी के साथ उसके फेस पर एक नॉटी सी स्माइल भी आ गई थी। वो जानबूझकर सोनल के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका ध्यान पिछली बातों से हटा सके, तभी वो उसके पास जाकर सो पाएगा। आज एक बार फिर से उसे हक करके सोने के ख्याल से ही उसकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी, लेकिन सोनल का पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के ऊपर लगा हुआ था। उसकी एक एक हरकत से होने वाली आवाज को वो खामोशी से नोटिस कर रही थी। सिद्धार्थ बार बार बेडशीट को उठाकर हवा में जोर जोर से ले रहा था और फिर उसे जमीन पर सीधी तरह से फैलाने की कोशिश करने लगता था।
साथ ही साथ वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुद से भी बातें करता जा रहा था। अब ये सही लग रहा है। अरे लेकिन ये बेडशीट तो पूरी फैली नहीं है। अरे मैं पूरा आ जाऊंगा इस पर। इतनी पतली बेडशीट है और इसका तो होना ना होना सब एक बराबर लग रहा है। कभी नहीं सोचा था मैंने कि एक दिन मुझे खुद बेड भी तैयार करना पड़ेगा। हो गया तैयार। अरे यार लेकिन ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है? कितना मुश्किल काम है यार ये। पहले तो सोनल को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसे हंसी आने लगी। इतने छोटे से काम को सिद्धार्थ ने कितना मुश्किल बनाकर रख दिया है। भले ही वो इस वक्त सिद्धार्थ को देख नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो इमेजिन कर सकती थी कि इस वक्त वो कितना फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा होगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोक रखा था, लेकिन सोनल जितनी सीधी सादी थी ना, सिद्धार्थ उतना ही स्मार्ट था। वो ये सब जानबूझकर सोनल को सुनाने के लिए तो कर रहा था। भले ही उसने अपनी आवाज में फ्रस्ट्रेशन खोल रखी थी, लेकिन इस दौरान पूरे टाइम उसके होंठों पर से हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने एक बार फिर से सोनल की तरफ नजर डाली। वो अब भी वैसे ही उसकी तरफ पीट करके लेटी हुई थी। सोनल, मैंने अपना बेड तैयार कर लिया है, तुम एक बार देखोगी नहीं? सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसमें देखने लायक क्या था? उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने फिर कहा, अब देखो ना, वैसे मुझे तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन फर्श बहुत ज्यादा ठंडा है। अगर मुझे सर्दी लग गई तो तुम्हारे पास और एक्स्ट्रा बेडशीट होगी क्या? सोनल को भी आज ताज्जुब हो रहा था। सिद्धार्थ कब से इतनी सारी बातें करने लग गया, लेकिन फिर उसने बिना सोचे समझे सीधे उठकर बैठते हुए जवाब दिया, नहीं, अब मेरे पास और बेडशीट्स नहीं है। अगर तुम्हें ठंड लग रही है ना तो अपने रूम में अपने बेड पर जाकर सो जाओ। सिद्धार्थ ने भी तुरंत नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ऐसे कैसे वो इतनी आसानी से चला जाएगा? अरे इतनी मुश्किल से तो वो अंदर आया था। अब तो अगर सोनल उसे धक्के मारकर भी यहाँ से बाहर निकालना चाहेगी ना, तो भी वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वैसे फाइनली उसकी कोशिशें कामयाब होने लगी थी। सोनल जो इतनी देर से नाराज होकर उससे मुंह फेरकर बैठी हुई थी ना, अब वापस वो उससे बात कर रही थी। अब सिद्धार्थ को लगने लगा था कि मंजिल उसके बहुत करीब है। मन में तो उसके लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसने साथ फेस बनाते हुए सोनल से कहा, तुम्हें तो बताया था ना मैंने, मुझे बिजली से डर लगता है सोनल, फिर भी तुम मुझे उस अकेले कमरे में भेजना चाहती हो? इतनी पत्थर कैसे हो सकती हो तुम सोनल? सोनल ने अब बुरी तरह इरिटेट होते हुए जवाब दिया, सिद्धार्थ, ये पहली बार नहीं है जब इतनी तेज बारिश या लाइटनिंग हो रही है। मेरे आने से पहले तुम कैसे सर्वाइव करते थे? हाँ, अरे तब तो मैं किसी तरह अपने डर पर काबू कर लेता था। सिद्धार्थ ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, तो अभी वैसे ही करो ना। सोनल ने परेशानी से उसे देखते हुए कहा, अरे तब मैं और अपनी फर्क है, तब मैं अकेला रहता था और अपने डर के साथ जीना तब मेरी मजबूरी हुआ करती थी, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं और मेरे साथ तुम हो, तो ऐसे में अपने डर पर काबू पाने के लिए ना मैं क्या तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? सिद्धार्थ ने उसे लॉजिक देते हुए कहा। सोनल तो उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गई थी। उसे चुप देखकर अब सिद्धार्थ की हिम्मत और बढ़ने लगी थी। सो उसने सीधे सोनल की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने खुद मुझे अपने रूम में रुकने की परमिशन दी है, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल और भी बुरी तरह चिढ़ गई थी। कितना बड़ा वाला कमीना है ये सिद्धार्थ, पहले तो जबरदस्ती उसके रूम में घुसाया और अब ना खुद सो रहा है और ना उसे सोने दे रहा है। सिद्धार्थ अब चलते हुए सोनल के बेड के एकदम पास आ गया और सोनल की तरफ झुकते हुए पूछा, तुम सच में नहीं देखोगी? सोनल ने तुरंत उसकी तरफ से अपनी नजरें फेरते हुए नाम ने अपना सिर हिला दिया। ओके कहते हुए सिद्धार्थ एकदम से सैड फेस बनाते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सोनल के बालों पर जाकर रुक गई। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले नजर आ रहे थे। उसने चौंकते हुए सोनल से पूछा, सोनल अभी शावर लिया था, कम से कम अपने बालों को तो ठीक से सुखा ली थी, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो? इतना कहकर सिद्धार्थ पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। हेयर ड्रायर कहाँ है? उसने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, सिद्धार्थ क्या कर रहे हो तुम? बहुत रात हो गई यार, सो जाओ प्लीज। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, रात बहुत हो गई और मौसम भी काफी ठंडा है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने बाल सुखाकर सो जाना चाहिए, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सोनल प्लीज मुझे बताओगी कि हेयर ड्रायर कहाँ है? सिद्धार्थ ने एकदम सीरियसली उससे पूछा। सिद्धार्थ, मैं हेयर ड्रायर यूज नहीं करती, ड्रायर यूज करने से अगर मेरे नेचुरल और खूबसूरत से बाल खराब हो गए तो? सोनल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ का तो मन हो रहा था कि उसे जोर की डांट लगा दे। न जाने लड़कियों के कैसे कैसे ब्यूटी सीक्रेट्स होते हैं, मेकअप के नाम पर 100 तरह के केमिकल्स अपने फेस पर लगाकर घूमती रहती हैं, लेकिन एक हेयर ड्रायर यूज करने में इन्हें अपनी खूबसूरती कम होने का डर लगता है। जस्ट ग्रेट। लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया और एक बार फिर से इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। इस बार उसे चेयर पर रखा हुआ टाल नजर आया। उसने वही टाल उठा लिया। उसकी नानी को महसूस कर उसे समझने में देर नहीं लगी कि सोनल ने इसी टाल से अपने बाल सुखाने की कोशिश की होगी। इधर आओ। सिद्धार्थ ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। सोनल ने जब उसे टाल उठाते हुए देखा तभी वो उसकी इंटेंशन समझ गई थी। सिद्धार्थ की उसका गुस्सा पिघलने लगा था। इन्हें अपनी खूबसूरती कम होने का डर लगता है। जस्ट ग्रेट। लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया और एक बार फिर से इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। इस बार उसे चेयर पर रखा हुआ टाल नजर आया। उसने वही टाल उठा लिया। उसकी नानी को महसूस कर उसे समझने में देर नहीं लगी कि सोनल ने इसी टाल से अपने बाल सुखाने की कोशिश की होगी। इधर आओ। सिद्धार्थ ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। सोनल ने जब उसे टाल उठाते हुए देखा तभी वो उसकी इंटेंशन समझ गई थी। सिद्धार्थ की अपने लिए फिक्र देखकर अब उसका गुस्सा पिघलने लगा था, लेकिन फिर भी उसने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, रात बहुत हो गई है, प्लीज तुम सो जाओ। लेकिन सिद्धार्थ तो जैसे कुछ भी सुनने के मूड में ही नहीं था। जब उसने देखा कि सोनल इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाली है, तो उसने सोनल का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। सिद्धार्थ की हाइट बहुत ज्यादा थी, इसलिए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए वो सोनल के लेवल में आ गया था। उसके बाद उसने सोनल के बालों को टाल से कवर कर लिया और हल्के से रब करते हुए उसके बाल सुखाने लगा। पहले तो सोनल ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर चुपचाप बैठ गई। अब तक तो उसे सिद्धार्थ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पिघलने भी लगी थी। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद एक सिद्धार्थ ही तो था जो उसकी इतनी ज्यादा केयर करता था। सिद्धार्थ बहुत संभाल कर अपना काम कर रहा था। लड़कियां अपने बालों को लेकर वैसे भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, इसलिए वो बहुत ही सॉफ्टली उसके बालों को सुखा रहा था। इस वक्त उन दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। सोनल भी जानती थी कि सिद्धार्थ से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है,
उसे जो करना है वो तो हर हाल में करके ही रहेगा, इसलिए वो बस चुपचाप बैठी उसे अपने बाल सुखाते हुए देख रही थी। और उसे इतनी ओबीडियंटली अपनी बात मानता देखकर अब सिद्धार्थ के दिल को सुकून मिल रहा था। वरना अभी कुछ देर पहले जब उसने सोनल का गुस्सा देखा था ना, तो एक पल के लिए तो वो खुद भी घबरा गया था। उसे लड़कियों की नाराजगी दूर करने का वैसे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि सोनल इतनी आसानी से मान गई थी। खिड़की के बाहर अभी गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। अंदर कमरे में बस येलो टेबल लैंप चल रहा था। लैंप की रोशनी बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उससे कमरे में इतनी रोशनी जरूर हो रही थी कि वहां सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता था। बारिश की आवाज अब भी पहले की ही तरह आ रही थी। रह रहकर बिजली कड़कने की आवाज के साथ कमरा पल भर के लिए तेज रोशनी से भरता जा रहा था। सिद्धार्थ ने साथ वाली दीवार की तरफ देखा, जहां पर लैंप की रोशनी में उसकी और सोनल की परछाई बन रही थी। वहां दीवार पर बन रही परछाई तो जैसे एक अलग ही कहानी कह रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ सोनल को अपनी बाहों में लेकर बैठा हो और उसके बालों के साथ खेल रहा हो। सिद्धार्थ को यह नजारा देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि वो चाहता था कि ये लम्हा यहीं पर थम जाए। वो हमेशा ऐसे ही सोनल के बालों को सुखाता रहे और वो ऐसे ही चुपचाप उसके सामने बैठी रहे। किसी कोशिश में देर करने की गरज से उसने अपने हाथों की मूवमेंट्स एकदम स्लो कर दी, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही सोनल के गीले बाल अच्छी तरह सूख गए थे। उसका मन तो नहीं हो रहा था सोनल को छोड़ने का, लेकिन अब इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। सो उसने टॉवल उसके बालों पर से हटाते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम से अपने बाल खुद ही अच्छी तरह सुखा कर सोना, ओके? उसकी बात सुनकर सोनल के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। कितनी फिक्र करता है सिद्धार्थ उसकी, ये सोचकर अचानक से उसे सिद्धार्थ के ऊपर बहुत सारा प्यार आने लगा था। मगर जैसे ही वो उसे हक करने के लिए उठी, उसी समय सिद्धार्थ का बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से उसके ऊपर गिर गया। हालांकि सिद्धार्थ ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। इतनी देर से घुटनों के बल बैठे रहने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगा था। अब जब उसने अचानक खड़े होने की कोशिश की तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। खुद को संभालने की कोशिश में उसने सोनल को पकड़ना चाहा, लेकिन उसका बॉडी वेट इतना ज्यादा था कि सोनल खुद भी उसके साथ बेड पर गिर गई। अचानक सिद्धार्थ को अपने ऊपर गिरता देखकर सोनल एकदम से शॉक्ड हो गई थी, लेकिन उसने सिद्धार्थ को अपने ऊपर से हटाने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि उसकी नजरों को अपने इतनी करीब देखकर उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। सिद्धार्थ की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए उसने धीरे से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सिद्धार्थ ने तो आज कुछ भी होने की उम्मीद ही छोड़ डाली थी। उसने सोच लिया था कि आज वो अब सोनल को और ज्यादा परेशान नहीं करेगा और बस चुपचाप उसके साथ सो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो फिर पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। आज सिद्धार्थ के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा था। अगर आज उसने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया तो उससे बड़ा स्टूपिड इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। सुना, उसने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। सोनल ने अभी उसकी तरफ अपनी नजरें नहीं उठाई थी। मेरा नीचे जमीन पर सोना जरूरी है क्या? सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप बेड पर ही पड़ी रही। सिद्धार्थ को अपने इतने करीब देखकर अब उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी उसके सीने से बाहर आ जाएगा। खुद सिद्धार्थ की भी हालत इससे ज्यादा अलग नहीं थी। वो इस वक्त सोनल के ऊपर था और उसका खुद का दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। उसे अपने इतने करीब महसूस करने के बाद तो सिद्धार्थ किसी कीमत पर वापस जमीन पर सोने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सोनल को चुप देखकर वो थोड़ा नर्वस होने लगा था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए दोबारा कहा, फर्श बहुत ज्यादा ठंडा है, मुझे ठंड लग जाएगी। सोनल ने अपनी नजरें उठाकर एक बार उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा अपनी नजरें घुमा ली, जिससे सिद्धार्थ की नर्वसनेस और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने किसी तरह लड़खड़ाती आवाज में दोबारा उसे कन्विंस करने की कोशिश की, अब प्लीज मुझे फिर से अपने रूम में जाने को मत कहना, इतने बड़े कमरे में मुझे बहुत अकेला फील होता है। सोनल का रूम भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ को उसके साथ बेटर फील होता था, जैसे किसी अपने के साथ होने पर होता है। सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से सोनल का फेस पकड़कर उसे अपनी तरफ टर्न करने की कोशिश की ताकि वो सीधे उसकी आंखों में देखकर बात कर सके। मगर उससे नजरें मिलती ही सोनल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। अब वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। इस वजह से अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने सीधे सोनल की आंखों में देखते हुए कहा, सोनल क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेड पर? सोनल ने अब फाइनली सिद्धार्थ की आंखों में देखा, जो सोनल की परमिशन के इंतजार में उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही थी। सिद्धार्थ ने बहुत हिम्मत करके सोनल से यह सवाल किया था। घबराहट के कारण उसके माथे पर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। जिस हाथ से उसने इस वक्त सोनल का चेहरा थाम रखा था ना, वो भी एकदम से कांप रहा था। सोनल ने आज से पहले सिद्धार्थ को कभी ऐसे नहीं देखा था, तब भी नहीं जब उसने सोनल के सामने अपना प्यार जाहिर किया था। सिद्धार्थ हर तरह से इतना केपेबल था कि वो जिस लड़की को चाहता वो उसे कभी मना नहीं करती, शायद सोनल भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसने कभी सोनल की परमिशन के बिना कभी उसके पास तक आने की कोशिश नहीं की थी। आज सोनल को एहसास हो रहा था कि वाकई सिद्धार्थ उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। उसने बिना कोई जवाब देते हुए बस मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। भले ही सोनल ने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन सिद्धार्थ को उसका जवाब मिल गया था। सोनल की परमिशन मिलने के बाद अब जाकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई थी। इस वक्त वो बहुत 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 ज्यादा खुश था, लेकिन अपनी खुशी और एक्साइटमेंट को अपने अंदर ही दबाते हुए उसने भी बस सोनल को एक स्माइल दे दी। बाहर अब तक बारिश हो रही थी। हालांकि अब पहले की तरह तेज बिजली नहीं चमक रही थी, लेकिन कभी कभी बिजली के चमकने से अब भी पूरा कमरा रोशनी से भर जाता था। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पर आते इमोशंस को और ज्यादा क्लियरली देखकर महसूस कर पा रहे थे। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? सिद्धार्थ ने एक बार फिर उससे पूछा। इस वक्त उसके दिल में एक तूफान सा उठा हुआ था, लेकिन बिना सोनल की परमिशन के वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। भले ही उसने आज सिद्धार्थ को अपने रूम में रात बिताने की परमिशन दे दी थी, लेकिन सोनल ने अब तक उसे अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी थी। सिद्धार्थ सोनल से जितना प्यार करता था उससे कहीं ज्यादा वो उसकी रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अब तक शर्म से सोनल का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने बस शर्माते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वापस अपनी नजरें झुका ली। सोनल के एग्री करते ही सिद्धार्थ की अनईजीनेस खत्म होने लगी थी। उसने तुरंत झुकते हुए उसके फोरहेड पर किस कर लिया। जब उसने नजरें उठाकर वापस सोनल की तरफ देखा तो बस उसे वो देखता ही रह गया। लैंप की हल्की सी रोशनी में भी उसका खूबसूरत चेहरा चमक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसने एक बार फिर से झुकते हुए उसकी बंद आंखों को भी चूम लिया था। इसी के साथ सोनल की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें लुढ़ककर उसके गालों पर आ गई।
शायद सिद्धार्थ के प्यार से वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। सिद्धार्थ ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो एकदम से परेशान हो गया। मैंने कुछ गलत किया? सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने हल्के से सुबकते हुए बस नाम में अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ के फेस पर वापस स्माइल आ गई थी। अब तक रात आधी से भी ज्यादा बीत चुकी थी। बाहर अब तक बारिश हो रही थी और अंदर सिद्धार्थ आज सोनल को अपने प्यार की बारिश में भिगो देना चाहता था। उसने धीरे से सोनल के होठों को अपने होठों से टच किया और जैसे ही उसे किस करने लगा, एक बार फिर से जोर से बिजली कड़कने की आवाज वहां गूंजी। शायद वहीं कहीं आसपास ही बिजली गिरी थी। आवाज इतनी तेज थी कि सोनल एकदम से सिहर गई थी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि इतनी तेज आवाज के बावजूद सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। उसने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? आई एम ओके। ऐसे क्यों पूछ रही हो? सिद्धार्थ ने सरप्राइज होते हुए पूछा। इसी के साथ एक बार फिर जोरों से बिजली कड़कने की आवाज आई। सोनल ने अपनी आईब्रोज चढ़ाकर उसे देखते हुए पूछा, और अब? सोनल, व्हाट? आई एम टोटली फाइन। सिद्धार्थ ने थोड़ा परेशान होते हुए जवाब दिया। वो तो अब जल्दी से जल्दी अपना वो काम पूरा करना चाहता था जिसके लिए ना जाने कब से इंतजार कर रहा था वो। लेकिन सोनल ना जाने उससे क्या पूछे जा रही थी। अब सोनल ने थोड़े गुस्से में उसकी चेस्ट को प्रेस करते हुए उसे साइड धकेल दिया। ओह रियली? तुमने तो कहा था कि तुम्हें बिजली की आवाज से डर लगता है। मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिद्धार्थ, तुम तो एकदम ठीक हो। सोनल की बात सुनते ही सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे बाहर गिरने वाली सारी बिजली एक साथ इस कमरे में आ गिरी हो। अपना झूठ पकड़े जाने के बाद अब वो एकदम से स्पीचलेस हो गया था। सोनल, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे वाकई बिजली की आवाज से डर लगता है सोनल। सिद्धार्थ ने किसी तरह अटकते हुए अपनी बात पूरी की। रियली? तो अभी क्यों डर नहीं लग रहा है तुम्हें? सोनल ने बेड पर उठकर बैठते हुए पूछा। सिद्धार्थ कोई अच्छा सा एक्सक्यूज उसे देना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। ये देखकर सोनल को अब उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। आई थिंक अब तुम्हें अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए। सोनल ने अब एकदम सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल प्लीज, सिद्धार्थ ने एक बार और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मगर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में मन मारकर सिद्धार्थ ने अपना पिलो उठाया और रूम से बाहर निकल गया। जिस कड़कती हुई बिजली ने उसका काम आसान किया था, आखिर में उसने उसका सारा काम खराब भी कर दिया था। वो इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। शायद उसे सोनल से झूठ बोलकर इन सबकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। फ्रस्ट्रेशन में उसने एक सिगरेट सुलगा ली। एक के बाद एक ना जाने कितनी सिगरेट्स के कश लगाते हुए उसने पूरी रात यूं ही बिता दी। सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया था। उसने खिड़की से बाहर नजर डाली। बारिश अब लगभग बंद हो चुकी थी। उसने अपना फोन निकालकर रोहित को कॉल कर दिया। रोहित, तुमने बताया था कि उस प्रॉपर्टी की डील में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ओके, अब इसकी डील मैं खुद करूंगा। आज सुबह की सबसे पहली फ्लाइट मेरे लिए बुक करूं। मैं खुद वहां जा रहा हूं। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आज फैशन हब में डिजाइनर के तौर पर सोनल का पहला दिन था और अपने पहले ही दिन वो लेट नहीं होना चाहती थी। जल्दी जल्दी रेडी होकर वो नीचे आई। नीचे हॉल में आशा सफाई कर रही थी। सोनल के कदमों की आहट सुनकर उसने रुककर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। फिर जल्दी से किचन की तरफ जाते हुए वो बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। सोनल जाकर डाइनिंग एरिया में बैठ गई। वहां बैठे बैठे उसने एक बार सिद्धार्थ के रूम और लिविंग रूम पर भी एक नजर डाली, लेकिन कहीं पर भी उसे सिद्धार्थ की मौजूदगी का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। इतनी देर में आशा ब्रेकफास्ट की ट्रे हाथ में लिए किचन से बाहर आ गई। सोनल ने एक बार ट्रे पर नजर डाली और फिर आशा की तरफ देखते हुए उसने पूछा, सिद्धार्थ कहाँ है? अब तक अपने रूम से बाहर नहीं आया क्या वो? आशा ने ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखते हुए जवाब दिया, सर तो सुबह 6 बजे ही निकल गए थे। साथ में अपना सूटकेस भी लेकर गए थे। कह रहे थे कि उन्हें आज किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना था। सोनल ये सुनकर हैरान रह गई। बिजनेस ट्रिप पर चला गया, वो भी अचानक? इससे भी ज्यादा हैरानी उसे इस बात से हो रही थी कि सिद्धार्थ ने उसे इस बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा था। वो अब भी ये समझ नहीं पा रही थी कि वाकई सिद्धार्थ को अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ा था या फिर वो कल रात की बात को लेकर सोनल से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था। शायद उसने कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया था सिद्धार्थ के साथ। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो फैशन हब जाने के लिए निकल गई। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। वहां काम करने वाले सारे लोग इस वक्त एंट्रेंस के पास दोनों तरफ एक लाइन से खड़े थे। पंक्ति उस लाइन में मिडिल में खड़ी थी। जैसे ही सोनल ने वहां कदम रखा, सबने तालियां बजाकर उसका वेलकम किया। ठीक उसी वक्त सोनल के सिर के ऊपर एक बड़ा सा बलून फटा और उससे रंग बिरंगी कागजों की कतरनी निकलकर उसके ऊपर गिरने लगी। सोनल ये सब देखकर सरप्राइज रह गई थी। पंक्ति एक स्माइल के साथ क्लैप करते हुए उसकी तरफ बढ़ी। वेलकम सोनल, वेलकम टू आवर बिग फैमिली, यू आर आवर फ्यूचर बिग डिजाइनर। उन सबका प्यार देखकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यहाँ फैशन हब में सब उसे इतनी रिस्पेक्ट देंगे। इतने दिनों से यहाँ काम करते हुए उसने फील किया था कि यहाँ के सारे लोग काफी फ्रेंडली नेचर के थे और उनके लिए यहाँ काम करने वाले छोटे बड़े स्टाफ के सारे मेंबर्स एक बराबर थे। लेकिन आज उन्होंने उसे जिस तरह से ट्रीट किया था वो वाकई बहुत स्पेशल था। वेलकम टू फैशन हब सोनल, पंक्ति ने प्यार से उसके गालों को टच करते हुए कहा। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल, सोनल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। पंक्ति ने अपनी बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा केबिन उस तरफ है, आज से तुम वहीं काम करोगी। उसके बाद पंक्ति ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ओके एवरीवन बैक टू वर्क। पंक्ति का ऑर्डर सुनते ही सारे लोग तुरंत अपनी अपनी सीट की तरफ चल दिए। सोनल भी अपने नए केबिन की तरफ चल दी। उसे अभी सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा था। आओ सोनल, कहते हुए साशा ने उसके लिए नए केबिन का डोर ओपन किया। सोनल ने जैसे ही अंदर देखा, खुशी और एक्साइटमेंट के कारण उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। थैंक यू साशा, बस ऐसे ही मुझे हमेशा गाइड करती रहना प्लीज। इस जगह बैठकर मुझे तुम सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये सुनकर साशा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि किसे किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तुम खुद ही इतनी टैलेंटेड हो, आई एम श्योर यहाँ के बाकी लोगों को तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। इतना कहते हुए उसने सोनल को अंदर की तरफ धकेला और बोली, जस्ट गो ऑन एंड गुड लक। उसके केबिन का डोर क्लोज करने के साथ ही साशा वहां से बाहर चली गई। सोनल अब तक तो सबके सामने खुद को कंट्रोल किए हुए थी, लेकिन यहाँ अपने लिए नए केबिन में आने के बाद उससे और रहा नहीं गया। अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढककर वो खुशी और एक्साइटमेंट के मारे उछलने लगी।
उसने आगे बढ़कर उस केबिन में मौजूद एक एक चीज को अपने हाथों से छू कर देखा, मानो ये यकीन कर लेना चाहती हो कि ये सब सच है, उसका सपना नहीं। सोनल वैसे तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करती थी, लेकिन आज का ये दिन उसके लिए इतना स्पेशल था ना कि वो अपने स्पेशल मोमेंट को सबके साथ शेयर करने से रोक नहीं पाई। उसने अपना फोन निकाला और उस ऑफिस केबिन की कुछ अच्छी तस्वीरें क्लिक कर ली। कुछ सोचकर उसने सबसे पहले ये तस्वीरें सिद्धार्थ को सेंड कर दी। कुछ देर तक उसने सिद्धार्थ के रिप्लाई का वेट किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे लगा शायद सिद्धार्थ अभी प्लेन में ही होगा, इस वजह से वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। कुछ देर वेट करने के बाद उसने वो तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। इन तस्वीरों को कैप्शन देते हुए उसने लिखा, माय न्यू लाइफ। तस्वीर अपलोड करते ही सबसे पहले उसे करण और आलिया ने कंग्रेचुलेट किया। उन दोनों को रिप्लाई में थैंक्स कहने के बाद सोनल जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और ऑफिशियली अपना काम स्टार्ट कर दिया। पिछले कुछ दिनों से सोनल अपना लंच बॉक्स लेकर यहाँ नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ ने ही उसे ऐसा करने से मना किया था। उसने सोनल को खास हिदायत दी थी कि लंच बॉक्स का ठंडा खाना खाने के बजाय वो कैंटीन का फ्रेश खाना खाया करे। हालांकि वो जानता था कि सोनल कैंटीन के खाने पर पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगी, इसलिए उसने उसे अपना कार्ड यूज करने के लिए कहा था। लेकिन क्योंकि सोनल इसके लिए भी तैयार नहीं हुई, इसलिए उसने सोनल को महीने भर का पूरा खर्च कैश में दे दिया था। दोपहर में जब लंच ब्रेक हुआ तो सोनल फैशन हब से निकलकर वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में चली गई। वहां जाकर उसने सिंपल मील ऑर्डर किया और थोड़ी देर में लंच फिनिश करके वहां से बाहर आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो फैशन हब की एंट्रेंस तक पहुंच पाती, उसे सामने से दो जाने पहचाने से लोग आते हुए नजर आए। ये और कोई नहीं, उसकी कजिन पायल और नमन सिंघानिया थी। उन्हें देखकर सोनल अपनी जगह पर ही रुक गई। वो एंट्रेंस से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के सामने नहीं पड़ना चाहती थी। बिना कुछ सोचे समझी वो वहीं खड़ी एक वैन के पीछे जाकर छिप गई। नमन और पायल इस वक्त उससे ज्यादा दूर नहीं थे, यहाँ से वो आसानी से उनकी बातें सुन सकती थी। नमन बेबी, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? अब तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। पायल ने एकदम परेशान आवाज में नमन के साथ चलते हुए पूछा, लेकिन नमन के ऊपर जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ था। बिना पायल की तरफ देखे ही उसने एकदम सपाट लहजे में जवाब दिया, मुझे और भी 50 काम होते हैं पायल, आई वाज बिजी। पता है मुझे, बहुत बिजी हो तुम, इसलिए तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। लेकिन आज मैं सचमुच तुम्हें बहुत बहुत मिस कर रही थी, बस इसलिए तुमसे मिलने के लिए चली आई। पायल ने अपनी आवाज में प्यार की मिठास खोलते हुए कहा, लेकिन नमन के ऊपर तो जैसे उसकी किसी भी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अब पायल की तरफ मुड़ते हुए सीरियसली पूछा, फोन पर तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तो जो भी कहना है जल्दी कहो, ऑफिस में क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे वापस उनके पास जाना है। वो नमन में कहते हुए पायल थोड़ा सा कुछ आई, लेकिन फिर उसने अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए कहा, I just want to tell you that you are going to be a father. उसकी बात सुनकर नमन एकदम से शॉक रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पायल ने उसे ऐसा कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया था। पायल ने अब एक स्माइल के साथ उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ नमन, ये सच है, तुम पापा बनने वाले हो। मुझे भी ये बात आज ही पता चली है। मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी। वहां जाकर मुझे पता चला कि मुझे प्रेग्नेंट हुए 1 महीना हो चुका है। मैं सबसे पहले ये बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए हॉस्पिटल से मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई। ये देखो। कहते हुए उसने अपने हैंडबैग में से प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालकर नमन के हाथों में थमा दी। नमन ने एक बार उस रिपोर्ट की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन पायल बहुत खुश थी। नमन बेबी, हमें साथ में रहते हुए 5 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, और अब तो हमारे प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आने वाली है। मैं बहुत खुश हूं नमन। अब बस तुम, मैं और हमारा ये बेबी, हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे नमन। अब तो तुम खुश हो ना नमन? लेकिन नमन ने उसके सवाल का कोई जवाब दिए बिना ही एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जहां तक मुझे याद है हमने हर बार प्रोटेक्शन यूज की थी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? नमन, तुम भूल रहे हो उस रात जब तुम नशे की हालत में मुझे लेकर होटल रूम में आए थे? तब नमन ने उसे घूर कर देखा और पायल की बात अधूरी ही रह गई। नमन ने वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट पायल को लौटाते हुए कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सो तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। पायल ने शॉक होते हुए नमन की तरफ देखा। व्हाट? उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि नमन उसे ऐसा कुछ करने को कह सकता है। क्यों, सुना नहीं तुमने? आई सेड जस्ट अबॉर्ट दिस बेबी। नमन ने इस बार अपने एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा। पायल अब एकदम से पैनिक होने लगी थी, जैसे उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि नमन खुद अपने बच्चे के लिए भी ऐसा सोच सकता है। नमन, ये तुम क्या कह रहे हो नमन? ये हमारा बच्चा है, हमारा पहला बच्चा, हमारे प्यार की निशानी। नमन, तुम चाहते हो कि मैं इसे मार दूं? नमन ने अब बोरियत से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, पायल तुम खुद बहुत समझदार हो। अब तक तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि इतने टाइम से मैंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। अब भी तुम्हें लगता है कि हमारे बीच कुछ बाकी है। पायल की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। तुम कहना क्या चाहते हो नमन? अब मैं तुम्हारी लाइफ में रही। नमन ने गहरी सांस लेकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम दोनों के लिए, खासकर तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। पायल उसकी बात सुनकर जैसे पागल हो गई थी। अचानक वो एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना नमन? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना नमन? नमन अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देख रहा था। उसकी एक नजर ही पायल को यह समझाने के लिए काफी थी कि वो मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर पायल को अब गुस्सा आने लगा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगी, मैं इसे इस दुनिया में लेकर आऊंगी नमन। भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो नमन, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, और आज भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। नमन अब तक इन सबसे उकता चुका था। उसने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, हैज़ यू विश। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। इतना कहकर वो मुड़ा और तेजी से चलते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। नमन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते नमन, मैं हमारे बच्चे को खुश नहीं होने दूंगी, समझे तुम? पायल फ्रस्ट्रेशन में आकर पीछे से चिल्लाई, लेकिन नमन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देखकर पायल एकदम से हताश हो गई थी। लेकिन कुछ देर तक वहां खड़ी रहने के बाद आखिरकार वो जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वो उस वान के पास से गुजरी,
उसके साइड मिरर में उसे सोनल का चेहरा दिखाई दिया जो वहीं छिपी हुई थी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लगा कि उसे शायद कोई वहम हुआ है, लेकिन जब उसने तेजी से उस तरफ मुड़कर देखा तो सोनल उसे वहां खड़ी नजर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पायल ने अब सोनल के सामने आते हुए थोड़ी हैरानी के साथ पूछा। बस इसी से तो सोनल बचना चाह रही थी, लेकिन अब जब पायल ने उसे वहां देख ही लिया था तो छुपने या अननोन बनने का कोई मतलब ही नहीं था। उसने एक बार पायल की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें उसकी तरफ से फेर ली। उसे चुप देखकर पायल को एक झटका सा लगा। उसने शक भरी नजरों से सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, तुम छिप कर यहाँ मेरी बातें सुन रही थी? सोनल ने इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी पायल को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। अब चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो? अब तो नमन ने भी मुझे ठुकरा दिया। मिल गई ना खुशी, यही चाहती थी ना तू? पायल ने उसे हल्के से धक्का देते हुए गुस्से से कहा। नमन ने उसे आज इग्नोर कर दिया था, इस बात को तो वो शायद फिर भी बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन ये सब सोनल के सामने हुआ था, ये बात उसे बुरी तरह चुभ रही थी। सोनल ने उसे एक फेक स्माइल देते हुए कहा, मेरे पास सब गलती से वो सब सुन लिया था जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। अब इसमें मेरी भी क्या गलती है? रास्ते पर चलते हुए अपने कान तो बंद नहीं कर सकती थी ना मैं? तो तुम मरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसकी बात सुनकर पायल का गुस्सा और बढ़ गया था। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? बहुत अच्छे से जानती हूं मैं। यहाँ से जाते ही सबसे पहले तू ही हर जगह इस बात का ढिंढोरा पीटती नजर आएगी। नमन अब मुझसे प्यार नहीं करता, ये जानकर तो बहुत खुशी हुई होगी ना तुझे? सोनल ने अब थोड़ी बोरियत से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, ये क्या तब से एक ही रट लगा रखी है? तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तूने कह दिया और मैंने मान लिया। पायल ने नफरत से भरकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस भोली सूरत के पीछे तूने कितना शातिर दिमाग छिपा रखा है। पहले तो तूने अपनी खूबसूरती के जाल में उस सिद्धार्थ रॉय कपूर को फंसाकर मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया, लेकिन उससे भी तेरा मन नहीं भरा, तो अब यहाँ भी मेरा मजाक बनाने के लिए चली आई तू? अब सोनल को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था। अपनी हद में रहकर बात करो पायल। सोनल ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर पायल को हल्की सी हंसी आ गई। उसने टॉन्ट मारने वाले अंदाज में स्माइल करते हुए कहा, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसने अब सोनल के और करीब आकर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, तुमने तो खुद मुझे चैलेंज किया था ना कि जो कुछ भी हमने तुझसे छीना है एक दिन वो सब वापस लेकर रहेगी। इतना कहकर उसने एक बार उस रेस्टोरेंट की तरफ देखा जहां इस वक्त नमन लंच कर रहा था। फिर उसने वापस सोनल की तरफ पलटते हुए पूछा, सो तू यहाँ नमन का पीछा करती हुई आई है ना? तू नमन को मुझसे छीनना चाहती है, राइट? सोनल को पायल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही पायल ने तेजी से आगे बढ़ते हुए वापस उसका हाथ पकड़ लिया। बिना अपने सवालों का जवाब दिए आज कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। जो कुछ भी तूने मेरी फैमिली के साथ किया, क्या वो तेरे लिए काफी नहीं था? जो अब तू मुझसे मेरे नमन को भी छीनना चाहती है? सोनल ने अब परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, यू नो व्हाट, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है मेरा टेस्ट तुम्हारे जितना खराब है? मैं और वो नमन जैसे आदमी का पीछा करूंगी? हाँ। अपनी बात खत्म करते हुए सोनल को हंसी आने लगी थी, लेकिन ऑब्वियसली पायल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था। तो वहां आई क्यों? वो भी ठीक उसी वक्त जब नमन यहाँ लंच के लिए आने वाला था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, राइट? सोनल ने अब उसे एक स्माइल देते हुए जवाब दिया, पायल वेक अप, नमन कभी सिद्धार्थ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। कोई बेवकूफी होगी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे सक्सेसफुल और हैंडसम लड़के को छोड़कर नमन सिंघानिया जैसे आदमी के पीछे जाएगी, जिसने आज तक कभी खुद अपनी ही बातों पर टिके रहना नहीं सीखा है। पहले उसने मुझे धोखा दिया और अब वही तुम्हारे साथ भी कर रहा है। पायल उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। अचानक उसकी आंखों से सारी नफरत और गुस्सा गायब हो गया था। उसकी जगह अब उसकी आंखों में दर्द नजर आने लगा था। सोनल को वैसे तो पायल से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज उसे ऐसी हालत में देखकर सोनल को उसके ऊपर तरस आ रहा था। ये सच था कि नमन को सोनल से दूर करने के लिए पायल को काफी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिर में खुद उसके हाथ में भी कुछ नहीं लगा था। आज नमन ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। किसी ने सही कहा है, इंसान के खुद के कर्म लौट कर उसके पास वापस जरूर आते हैं। आज पायल को भी उसके किए की सजा मिल रही थी। अब सब तरफ से अलग थलग पड़ जाने के बाद जब पायल को नमन की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने भी उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया था। यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे पर भी उसे तरस नहीं आया था। आज पायल की हालत देखने के बाद सोनल को एहसास हो रहा था कि वाकई वो बहुत लकी थी जो उसे सिद्धार्थ जैसा हस्बैंड मिला था। भले ही पायल ने उसके साथ लाख गलत किया हो, लेकिन उसकी ही वजह से सोनल सिद्धार्थ से मिल पाई थी, और शायद इसी वजह से उसे पायल की हालत देखकर थोड़ी हमदर्दी होने लगी थी। आफ्टर ऑल दोनों बहनें थी, दोनों ने साथ में एक लंबा वक्त गुजारा था। भले ही सोनल उससे नफरत करती थी क्योंकि एक वक्त पर उसकी अंकल की फैमिली ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आज उसे उसका सब कुछ वापस मिल चुका था। साथ ही सिद्धार्थ ने उन सबको उनके किए की सजा भी दे दी थी, इसलिए अब सोनल के पास पायल से नफरत करने की कोई वजह नहीं थी। उसने पायल के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए थोड़ी नरमी से कहा, होश में आओ पायल, नमन तुम्हारे लिए सही नहीं है। एटलीस्ट अब तो इस सच को एक्सेप्ट कर लो। अगर वो सिर्फ तुमसे मिसबिहेव करता तो भी ठीक था, लेकिन उसने तो अपने बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया। क्या अब भी तुम उसके जैसे गैर जिम्मेदार आदमी से शादी करना चाहती हो? उसकी बात सुनकर पायल एकदम से शॉक्ड हो गई थी। सोनल की बातों में सच्चाई तो थी। पायल कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उसकी नजर नमन पर पड़ी जो रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा था। सोनल की पीठ उस तरफ थी, इसलिए वो उसे नहीं देख पाई थी। अचानक पायल जोर से चिल्लाई, आखिर तुम चाहती क्या हो सोनल? मेरे साथ इतना सब करने के बाद भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? मुझे पूरा यकीन है मेरा नमन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा तुम कह रही हो। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और इसलिए मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात शायद तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके बच्चे को अकेले ही इस दुनिया में लेकर आऊंगी, और फैसला सिर्फ मेरा है। इसमें नमन की कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज उसे गैर जिम्मेदार ठहराना बंद करो। जैसी तुम्हारी मर्जी। कहते हुए सोनल जैसे ही मुड़ी उसे वहां नमन खड़ा नजर आया। वो इस वक्त उन दोनों की ही डायरेक्शन में देख रहा था। सोनल ने एक नजर पायल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब एक विक्ट्री स्माइल नजर आ रही थी। ऑफ कोर्स उसने एक बार फिर से सोनल को ट्रैप किया था। अब सोनल की समझ में आ रहा था कि अचानक पायल ने अपना रंग क्यों बदल लिया था। उसे तो अभी इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने पायल की हेल्प करने की बात सोची भी क्यों। पायल ने अब चौंकने का नाटक करते हुए नमन की तरफ देखा। नमन तुम वापस कब आए? आई एम सॉरी, पर मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। नमन ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उन दोनों के करीब आ गया। उसने सीधे सोनल की आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचने लगी हो। सोनल ने बिना कुछ कहे लापरवाही से एक बार उसकी तरफ देखा और फिर उसे एक फेक स्माइल दी थी, जो अपने आप में ही ये जताने के लिए काफी थी कि वो वाकई उसके बारे में ऐसा ही ख्याल रखती है। ये देखकर अब नमन को गुस्सा आने लगा था। उसने पायल का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से कहा, क्या कहा था तुमने? इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो? ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। पायल तो उसकी बात सुनकर जैसे खुशी के मारे उछलने ही लग गई थी। थैंक यू सो मच बेबी। मुझे पता था कि तुम बस मजाक कर रहे हो। आई एम सो ग्लैड कि तुम भी अपने बच्चे को देखने के लिए उतने एक्साइटेड हो जितने कि मैं हूं नमन। नमन ने पायल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, कब खुश हो तुम? क्या अब भी यही कहोगी कि मैं गैर जिम्मेदार हूं? सोनल ने कंफ्यूजन में एक बार नमन की तरफ देखा। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है? फिर उसने अपनी नजरें उस पर से फेरते हुए कहा, तुम वाकई क्या करते हो और क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सोनल अब और वहां पर रुककर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, सो उसने तेजी से अपने कदम फैशन हब की तरफ बढ़ा दिए। सोनल रुको, रुको सोनल! नमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पायल ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे सोनल के पीछे जाने से रोक दिया। जाने दो ना उसे नमन, मुझे बहुत भूख लगी है, पायल ने किसी छोटी बच्ची की तरह मचलते हुए कहा। सोनल को पीछे से उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और जितनी तेज हो सकता था उन दोनों से वो दूर चली गई। इस वक्त वो सबसे ज्यादा सिद्धार्थ को मिस कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसे नहीं बताया था कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए कहां जा रहा है या वापस कब आएगा। उसने अपना फोन निकाला और उसे कॉल कर दिया। सिद्धार्थ का फोन ऑन था, रिंग जा रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गई। सोनल ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ एक बार फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। वो अभी श्योर नहीं थी कि सिद्धार्थ उससे सुबह वाली बात को लेकर नाराज है या फिर सचमुच इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास उसके कॉल को आंसर करने का भी वक्त नहीं था। कुछ सोचकर उसने मैसेज किया, सिद्धार्थ तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आशा ने बताया था कि तुम सुबह ही किसी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए थे, बहुत ज्यादा बिजी हो क्या? मैसेज सेंड करने के कुछ ही सेकंड्स बाद उसके फोन पर मैसेज टून बजा। उसे लगा शायद सिद्धार्थ ने उसे रिप्लाई किया है। जल्दी जल्दी उसने मैसेज ओपन किया, लेकिन मैसेज उसे सिद्धार्थ ने नहीं बल्कि पायल ने भेजा था। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत गई है? इस गलतफहमी में मत रहना, तेरी इस खुशी को मैं बहुत ज्यादा दिनों तक तेरे पास नहीं रहने दूंगी।